नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में G20 की बैठक होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दोनों बैठकें अच्छी रही हैं, जिसकी तारीफ केंद्र ने भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने के इन दिनों बैठकों के जरिए उत्तराखंड की पारंपरिक पहचान आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड को विश्व के पटल पर नई पहचान मिली है। रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान गया है और हमारे यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो मातृशक्ति के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उनको सब देश दुनिया के लोगों ने आकर देखा है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके कारण से हमको 3 बैठकें यहाँ मिली हैं। एक बैठक अभी शेष है, वो बैठक भी शानदार होगी। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसको लेकर प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। आज से प्रत्येक लोकसभा में कार्यकर्ता और सोशल मीडिया प्रभारी आम जनता से संवाद करने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि 30 मई से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 30 तारीख तक राज्य में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। बहुत शानदार शुरुआत है और आज 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक प्रत्येक लोकसभा में हमारा सोशल मीडिया का वॉलंटियर्स का मीट है। सुबह मीडिया के साथ प्रेस है, प्रेस वार्ता के बाद सोशल मीडिया के साथ जो भी केंद्रीय मंत्री होंगे, हमारे सांसद होंगे और स्थानीय हमारे नेतागण हैं, उनका जो है सबके साथ संवाद है। और आपने देखा प्रदेश का हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जो 29 तारीख को था। आप सबके कारण बहुत शानदार कार्यक्रम रहा और लोकसभा स्तर पर भी हमारा ये कार्यक्रम सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा सफल रहने वाला है। और प्रत्येक जो है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद की एक अभियान है। अभी ये सोशल मीडिया का अभियान है 1 से 5 तक, फिर अन्य अभियान है 30 तारीख से अगली 30 तारीख तक 1 महीना पूरा महाजनसंपर्क अभियान है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम हैं, जिनकी सूचना हमने पूर्व में भी आपको दी थी और बहुत लंबा और बहुत शानदार हमारा कार्यक्रम ये रहने वाला है। हरिद्वार में जिला अधिकारी के आदेश पर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सूत्रों के जरिए विभाग को सूचना मिली कि पथरी क्षेत्र के दिनारपुर गांव में अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही है, जिसको लेकर उसके बाद छापेमारी के दौरान लगभग 1750 किलो लहन नष्ट कर दिया गया। 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। तो बता दें कि 20 लीटर कच्ची शराब यहां पे नष्ट की गई है। सूचना मिलने के बाद तुरंत अवैध शराब के इस कारोबार पे छापेमारी डालने के लिए तमाम अधिकारी पहुंचे थे। आबकारी विभाग के कई अधिकारी पहुंचे थे और छापेमारी उनके द्वारा की गई और इस दौरान कई मात्रा में यहां पे शराब बरामद हुई, जिनको नष्ट किया गया। ये तस्वीरें उसी समय की है जब ये 1700 तकरीबन ऐसे लहन पदार्थ है जो उनके द्वारा नष्ट किया गया और कच्ची शराब यहां पे तकरीबन 20 लीटर मिली है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की है। जब उनको सूचना मिली तुरंत वो वहां पे पहुंचे और जानकारी के अनुसार जिस जगह पे शराब बनाए जा रहे थे वहां पे पहुंच के उन्होंने ये एक्शन लिया। आज पथरी नाले पे दिनारपुर में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया और भारी मात्रा में लहन को तोड़ा गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अवैध भट्टियों के अड्डों को नष्ट किया जा रहा है तथा शहरों में जहां जहां अवैध तरीके से शराब बिक रही है वहां पर जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से मदिरा दुकानों पर भी रेड लिस्ट और ओवर ईटिंग को कल रुड़की में चेक किया गया है। कई मदिरा दुकानों पर उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनपद में अवैध मदिरा के स्रोतों को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जाए और मदिरा दुकानों पर उपभोक्ताओं को MRP दर पर शराब उपलब्ध हो। और खेल अधिकारी इन दिनों मंत्री पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला खेल अधिकारी शब्बाली गुरुंग की, जिन्होंने अपना तबादला आदेश ही बदलवा दिया गया है।
खेल अधिकारी शबाली गुरुंग का तबादला हरिद्वार से चमोली जिले में जिला खेल अधिकारी के रूप में हुआ है, लेकिन ऊंची पहुंच होने के चलते अधिकारी ने बिना चमोली में ज्वाइन दिए हुए अपना तबादला आदेश बदलवा दिया और वापस हरिद्वार आ गई। जिला खेल अधिकारी के इस रसूख की अब चर्चा जोरों पर होने लगी है, क्योंकि विभाग में जरूरी तबादला प्रक्रिया के तहत ही जिला खेल अधिकारी का तबादला हुआ था, लेकिन अधिकारी ने अपने रसूख के चलते अपना तबादला बदलवा लिया है, जिसके बाद विभागीय मंत्री अब इस आदेश के बाद नाराज हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से बिना इंफॉर्मेशन दिए फिर से तबादला, फिर से पोस्टिंग अलग जगह हो गई? बिल्कुल, ये पूरा खेल विभाग का मामला है, जिसमें विभाग के अंदर 15% जो जरूरी तबादले होते हैं, जो शासन स्तर पर जिसके आदेश हो चुके हैं कि सभी विभागों में 15% जो जरूरी तबादले किए जाएं, उसी प्रक्रिया के तहत ये तबादले यहाँ पर विभाग के भीतर किए गए थे। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारी की तरफ से अपने तबादले को रुकवाने का काम किया गया, उसके बाद से लगातार ये खबरें यहाँ पर उठ रही है और विभाग के अन्य जो अधिकारी है वो इस प्रक्रिया से यहाँ पर नाराज नजर आ रहे हैं कि उस रसूख के अधिकारी अपने तबादले रुकवा रहे, जो नियम संगत नहीं है। जबकि इस समय पहाड़ों पर अधिकारियों की जरूरत है कि पहाड़ की प्रतिभाएं खेल निखर कर बाहर आ सके, उसके लिए अधिकारियों का पहाड़ों पर चढ़ना जरूरी है। लेकिन खेल विभाग में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस खेल अधिकारी की लगातार हम बात कर रहे हैं, वो खेल अधिकारी पिछले 19 सालों की सर्विस में देहरादून हरिद्वार से बाहर अन्य किसी जनपद में नहीं गई है। यानी सुगम से सुगम अपने तबादले यहाँ पर करवाती रही है। हर बार अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए अपने तबादलों को अटैचमेंट के रूप में या अतिरिक्त प्रभार के रूप में अपने तबादलों को यहाँ पर रुकवाने का काम किया गया। और यही वजह है कि अब लगातार विभागीय मंत्री इसके खिलाफ यहाँ पर आदेश अधिकारियों को देती नजर आ रही कि कार्रवाई की जाए, और जो अधिकारी यहाँ पर अपने तबादला आदेशों का अनुपालन नहीं कर पा रहे, उनके खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई हो, ताकि अन्य किसी और विषय पर किसी भी प्रकार से ऐसे ऊंची रसूख रखने वाले या अपने तबादले रुकवाने वाले अधिकारी अपने तबादलों के खिलाफ कोई कार्रवाई यहाँ पर न कर सके। तो क्या अभी उच्च अधिकारियों के कानों तक ये बात पहुंच चुकी है, ये तबादले की बात, और इसके बाद क्या कोई एक्शन लिया गया है या फिर एक्शन के आदेश दिए गए हैं? क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर आपके पास? ये खेल मंत्री रेखा आर्य ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी प्रकार से जो आदेश है, इन आदेशों में कोई प्रकार बदलाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। जो इस समय मनमानी करने के आतुर अधिकारी हैं, उनके खिलाफ लगाम कसने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और विभाग के अधिकारियों को साफ तौर पर यह हिदायत दे दी गई कि जो जरूरी तबादले, उन जरूरी तबादलों में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारी ने अपनी ऊंची पहुंच का फायदा यहाँ पर उठाया, अपना तबादला चमोली से वापस हरिद्वार जनपद में करवाने का काम किया गया, तो ऐसे में विभाग के भीतर अब ये शुरुआत शुरू हो चुकी है कि ऐसे मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए, ताकि विभाग में किसी भी प्रकार से पारदर्शिता पर सवाल न हो सके। जी, तो खेल अधिकारी का ये जो तबादला हुआ है, अपने रसूख के चलते उन्होंने ये तबादला करा दिया है, उसके बाद से क्या कुछ बयान उनका निकल के सामने आया है? इस पे कोई उन्होंने प्रतिक्रिया अपनी दी है, कोई सफाई दी है क्या? अबे बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इस पूरी तबादला प्रक्रिया को लेकर ना तो उप अधिकारी जिला खेल अधिकारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर दी जा रही है, बल्कि उनका काम इस समय मीडिया से बचने का यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई अपनी प्रतिक्रिया वो यहाँ पर नहीं दे रही है। विभाग के जो आला अधिकारी है वो भी इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी साधते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मामला ऊंची पहुंच का होने के चलते समझा जा सकता है कि किस प्रकार से अधिकारियों पर यहाँ पर दबाव रहा होगा। लेकिन जिस प्रकार से इस तबादला आदेश में राजनीति या रसूख का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, वो सीधे तौर पर चिंताजनक कहा जा सकता है, क्योंकि विभागीय अधिकारियों में जो अधिकारियों कर्मचारियों में जो 15% जरूरी तबादले होने थे वो यहाँ पर किए गए थे। लेकिन उसमें जिस प्रकार से अधिकारी मनमानी यहाँ पर कर रहे हैं और खासतौर पर पहाड़ों पर चढ़ने से वो मना यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो सीधे तौर पर एक चिंताजनक विषय है। सरकार को इस दिशा में सोचना होगा। जी, तो क्या ये जब तबादला किया गया तो जाहिर सी बात है कि अकेले तो वो इस तरीके का तबादला खुद तो नहीं करवा सकती, तो इनके पीछे जिन अधिकारियों का हाथ था, जिन अधिकारियों का सपोर्ट था, उनके नाम निकल के सामने आए अभी?
बिल्कुल अभी तक तो कोई ऐसा नाम निकल कर सामने नहीं आ पा रहा, लेकिन ऐसा जरूर कहा जा सकता है जो विभाग के जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि इस तबादले को रुकवाने के पीछे, अपना तबादला आदेश बदलवाने के पीछे विभाग के अधिकारियों के नहीं बल्कि सीधे तौर पर सचिवालय प्रशासन की एक कह सकते हैं कि बड़ी पकड़ यहाँ पर नजर आ रही है। यानी जिला खेल अधिकारी ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पकड़ का इस्तेमाल करते हुए अपना तबादला आदेश उच्च स्तर पर रुकवाने का काम यहाँ पर किया, जिसको लेकर विभाग में भी अधिकारियों के बीच और कर्मचारियों के बीच नाराजगी नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभय तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, रसूख के चलते दोबारा हरिद्वार में पोस्टिंग हुई है, बिना ज्वाइन किए ये पोस्टिंग उनके द्वारा खुद पे खुद करवा ली गई है, जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है इलाके में। और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस समय जोरों शोरों से चल रही है। जहां चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी बस 1 ही महीना हुआ है, लेकिन अभी से ही पिछले रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार चारधाम यात्रा पर ये श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है। तो वहीं परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा का कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और इस बार श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। साथ ही इस बार मात्र 2 महीने से लगभग 21,000 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। इस बार यात्रियों की सुविधाओं के लिए हमने हाईटेक चेक पोस्टें बना रखी हैं, जिससे कोई भी यात्री का अगर ट्रिप कार्ड में कोई समस्या आ रही है तो उनका तुरंत ट्रिप कार्ड बने और उनकी यात्रा में कोई व्यवधान ना हो। साथ में हमने अपने जो चेक पोस्टें हैं या प्रवर्तन दल हैं उनको भी बता रखा है कि वो यात्रियों की गाड़ियां चेक करने के लिए तो हैं ही, उसके साथ साथ यात्रियों की समस्याएं सुनने के लिए भी हैं। अगर किसी यात्री को हमारे गाड़ी वाले की तरफ से कोई समस्या आती है या ड्राइवर की तरफ से कोई समस्या आती है या फिर कोई साइड में समस्या आती है, उनकी वहीं पर समस्या सॉल्व करी जाती है ताकि उनकी यात्रा सुखमय हो और वो अपनी यात्रा का आनंद ले सकें। कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने खराब फलों को इस्तेमाल करने के लिए फ्रूट वाइन बनाने के योजना के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। ऐसे किसानों को खराब फसलों का भी दाम भी मिलने लगेगा और उन्हें नुकसान भी नहीं होगा। कैंप कार्यालय में मंत्री जोशी ने उद्यान विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई योजनाओं के निर्देश दिए हैं। आज हमारी जो सेब की क्वालिटी है, जो हमारा हर्सिल का सेब है, उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि हम उसकी सही से मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें तो हिमाचल और कश्मीर से महंगा बिक सकता है। इसके लिए मैंने आज अभी अपने सेक्रेटरी को, अपने डायरेक्टर को, अपने अपर सचिव को निश्चित किया है कि एक तो किसानों को समय पर बॉक्स मिल जाने चाहिए। जब बाहर से देखने में बॉक्स बढ़िया होगा, उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी, तो लोग आकर्षित होते हैं। तो बता रहे हैं आपको कि कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने खराब फलों को इस्तेमाल करने के लिए फ्रूट वाइन बनाने की योजना के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इससे किसानों को खराब फसलों का भी दाम भी मिलने लगेगा और उन्हें नुकसान भी नहीं होगा। कैंप कार्यालय में मंत्री जोशी ने उद्यान विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई योजना के लिए निर्देश भी दिए हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, इससे किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में रेडी ठेली लगाने वालों ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को अवगत कराया कि सिंचाई विभाग की तरफ से उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। उन्होंने मंत्री गणेश जोशी को अवगत कराया कि कैंट क्षेत्र के स्थानीय निवासी है और लंबे अरसे से रेडी ठेली के माध्यम से अपना रोजगार कर रहे हैं। उन्होंने मंत्री गणेश जोशी से अनुरोध किया है कि हमें वहां से हटाया ना जाए, जिस पर मंत्री गणेश जोशी ने तत्काल टेलीफोन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही रेडी ठेली वाले को सकारात्मक भरोसा दिलाते हुए उनकी समस्या का शीघ्र समाधान का भरोसा दिया है। उत्तराखंड की केंद्रीय ब्रह्म सहायतित योजनाओं में सीलिंग लगने के बाद अब राज्य सरकार जल्द ही केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात कर इस दिशा में राज्य हित के लिए राहत देने की मांग करेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि राज्य को संवारने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है, इसलिए अगर अभी कोई अड़चन आई तो उसे भी जल्द दूर कर लिया जाएगा।
योजनाएं, जितनी भी परियोजनाएं चलती हैं सेंटर की, उसमें एनुअल जो होता है मार्च से मार्च में, उस पर तमाम चीज़ों की चीज़ें देखती है केंद्र सरकार। बहुत सारी चीज़ें होंगी, उस पर कुछ ना कुछ हर्डल्स होंगे तो उनको दूर किया जाएगा। और केंद्र ने हमेशा उत्तराखंड को दिया ही है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इन सब चीज़ों को लेकर के वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सबसे मिलेंगे। आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास के लिए मोदी जी ने वादा किया है कि उत्तराखंड को संभालने का काम करेंगे। हमारी सरकार उसे बखूबी उत्तराखंड राज्य को संभाल रही है। आप देख सकते हैं, चाहे इंफ्रा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो केंद्र से जो पोषित योजनाएं हैं उन पर भी निश्चित रूप से बेहतर ढंग से काम होगा। सिविल लाइन का कार्य लोगों के लिए बन रही है मुसीबत। ईएमएस इंफ्राकॉन नाम की कंपनी को यह दिया गया है टेंडर। कंपनी ने काम में ढिलाई बरतने के चलते लोगों में दिख रहा है आक्रोश। क्षेत्रीय पार्षद आलोक कुमार के नेतृत्व में लोगों ने जताया है आक्रोश। लोगों ने सड़कों की बदहाल हालत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। देहरा खास के लोगों ने कंपनी के बाहर किया है विरोध प्रदर्शन। इस दौरान लोगों ने कंपनी दफ्तर पर जड़ दिया है ताला। समय पर काम पूरा ना हुआ तो धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता और साहित्यकार प्रभाकर उनियाल का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वो 73 साल के थे। प्रभाकर उनियाल दून ही नहीं, गढ़वाल में संघ के पुराने नेताओं में शामिल रहे हैं। वो भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त थे। वर्तमान में वो गगरी और राष्ट्रदेव नामक पत्रिका के संपादन से जुड़े थे। साथ ही वो अच्छे साहित्यकार भी थे। एबीवीपी के माध्यम से छात्र राजनीति शुरू करने वाले प्रभाकर उनियाल 1970 के दशक की शुरुआत में छात्र संघ के चुनाव भी लड़े। 1970 के दशक में ही देहरादून में जेपी आंदोलन और हिंदी भाषा आंदोलन में उनकी भूमिका रही। आपातकाल का विरोध करने वाले प्रमुख लोगों में वो शामिल थे। उत्तराखंड आंदोलन में उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए भी भागीदारी की है। और देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। दरअसल धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी के कार्यों पर नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि वो स्मार्ट सिटी के कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। स्मार्ट सिटी के तहत ही सहारनपुर चौक से लेकर भंडारी बाग तक नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन इस नाले का अंत कहां पर होगा ये पता ही नहीं है। जिसको देखते हुए विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि स्मार्ट सिटी ने जो नाश शहर का मारा है वो उनकी विधानसभा में नहीं कर पाएंगे और उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया है। वही इस पर बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम का कार्य शुरू हुआ है। विधायक विनोद चमोली की नाराजगी जायज है, लेकिन अधिकारियों के साथ बैठक कर इसे दूर किया जाएगा। स्मार्ट सिटी में काम हुआ है, आपको मालूम है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। और उसी क्रम में इन्होंने अभी सहारनपुर चौक से लेके भंडारी बाग की तरफ में एक नाले का टेंडर किया है, लेकिन वो आधा अधूरा है क्योंकि उसका टेल एंड नहीं बना रहे। जब भी मेरी जानकारी में आया तो मैंने उसका उद्घाटन कैंसिल करा दिया और मैंने बाकायदा स्टैंड ले रखा कि जब तक उसको टेल एंड तक ठीक नहीं करेंगे मैं उस कार्य को प्रारंभ नहीं होने दूंगा। शहर में जो नाश इन्होंने मारा है मेरी विधानसभा में नहीं मार सकते, इतना है, मैं इनको करने नहीं दूंगा। तो उस पर भी प्रस्ताव बन रहा है। जब वो प्रस्ताव बन जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा उसका, उसके बाद ही वो नाला बन पाएगा। ये मेरा स्टैंड है, मैं उस पर आगे काम कर रहा हूँ। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम का जहाँ तक सवाल है, और अभी भंडारी चौक से लेकर के और सहारनपुर चौक तक उसको बनना है, उसका टेंडर भी हो गया है, किंतु आगे का विस्तार जो चमोली जी का कहना है कि आगे का विस्तार भी होना चाहिए। इस विषय के अधिकारियों से बातचीत हुई और मुझे लगता है कि तुरंत इसका निस्तारण भी कर लिया जाएगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत जरूरी है। बड़ी मुश्किल से अभी ड्रेनेज का काम प्रारंभ हो भी गया है। अभी प्रिंस चौक तक के काम सारे चालू हो गए हैं।
और कोतवाली पुलिस ने एक शख्स का नहर से शव बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली के एसआई जयपाल सिंह ने बताया है कि पुलिस को कुछ लोगों ने सूचना दी थी कि मोहल्ले गोलर घट्टी क्षेत्र में स्थित सिंचाई नहर में एक शख्स का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकाला, उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने भी इसे मृत घोषित कर दिया। और पुलिस की माने तो मृतक के शिनाख्त इकराम निवासी मोहल्ला अली खा काशीपुर जिला उधम सिंह नगर के रूप में हुई है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो शव पड़ा मिला है नहर में और इसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। जब पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने शव को बाहर निकाला और तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि पिछले वर्षों में जिस प्रकार से राज्य के भीतर जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल परिवर्तन आया है, जिसमें बदलाव लाना जरूरी है। देखिए, पिछले जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। और मसूरी वुडस्टॉक स्कूल के धोबी घाट के जंगलों में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जिसके स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस को अज्ञात शव की सूचना दी। मसूरी पुलिस एसआई प्रमोद कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा में बीपी, दमा और डायबिटीज के मरीज अपना विशेष ख्याल रखें, क्योंकि हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर जब तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं तो अचानक उन्हें कम तापमान और कम ऑक्सीजन की मुश्किलें झेलनी पड़ती है। ऐसे में कम ऑक्सीजन की वजह से शरीर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की माने तो चारधाम यात्रा में आने वाले डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के शरीर का तापमान अचानक बदलता है। इससे दिल की नसें सिकुड़ने लगती है और ब्लड सर्कुलेशन में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में यात्रा में जाने से पहले बीपी और दमा में रोगियों को अपनी जांच करा लेनी चाहिए। इस बार चारधाम यात्रा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की पहल से कुछ ऐसे उपाय किए गए हैं कि चारधाम यात्रा में 1-1 किलोमीटर पर डॉक्टरों की तैनाती की गई है। उसके चलते जो है इस बार मृत्यु दर भी कम देखने को मिला है। यानी कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को अपने बीपी की जांच, अगर उनको पहले से दमा का रोग है, अपना इनहेलर साथ ले जाएं, बीपी की दवा खा के जाएं और धीरे धीरे चलें। धीरे धीरे चलने से किसी को हार्ट अटैक नहीं आता। तो ये देखने की बहुत ज़रूरत है। शुगर के लोग अपनी दवाएं लें। और चारधाम यात्रा एक सुरक्षित यात्रा है, बशर्ते कि जो लोग पहले से बीमार हैं, दिल के बीमार हैं, बीपी के रोगी हैं या उनको दमा का रोग है, उनको अपनी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।